हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी लोगों को पाचन तंत्र जो हमारा पोषण का एक हिस्सा होता है। पोषण हमें कब मिलेगा? जब हमें पाचन होगा। तो सबसे पहले एक संदेश है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगा के रहें। इस तरीके से जितना हो सकता है आप उसको मास्क को लगा के यूज़ करिए और 1 मीटर की दूरी बना के रखिए, ठीक है ना। और चलिए अब हम टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर बायोलॉजी में कंबाइंड है। पाचन सिस्टम है वो चारों ही किताबों में लेकिन इसका नाम अलग हो सकता है, लेकिन सिस्टम नहीं होगा पाचन तंत्र, ठीक है ना। तो इस क्लास को पढ़ने के लिए जो भी बच्चे हैं 9, 10, 11 एंड 12 ये चारों क्लास के बच्चे इसको पढ़ें, ध्यान से देखें। ये चैप्टर सभी किताबों में है, 9 में भी है, 10 में भी, फर्स्ट ईयर में भी, इंटर में भी, ठीक है ना। चैप्टर अलग हो सकता है, किसी का फर्स्ट चैप्टर है तो किसी का कोई और चैप्टर हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक यही है, ठीक है ना। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। पाचन यानी कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम है क्या। तो सबसे पहले एक बात जानना जरूरी है कि पाचन में जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, तो हम भोजन जो ग्रहण करते हैं वो बहुत ही जटिल पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? जटिल पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। तो जटिल पदार्थों को, ठीक है ना, किसमें? सरल पदार्थों में, सरल घुलनशील पदार्थों में, ठीक है ना। जटिल पदार्थ जो होते हैं उनको क्या करेंगे? सरल घुलनशील पदार्थों में हमें क्या बदलने की जो प्रक्रिया होती है वही पाचन कहलाती है। सरल घुलनशील पदार्थों का क्या करेंगे? रूपांतरण करेंगे, ठीक है ना। रूपांतरण करना ही क्या है? पाचन कहलाता है, ठीक है ना। अब सरल घुलनशील पदार्थ में कैसे बदलेंगे? इसके लिए जरूरी है हमें कि हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले 2 फैक्टर, एक तो एंजाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंजाइम। और दूसरा जल। अगर ये 2 चीज नहीं होगी तो हम इस भोज्य पदार्थ को इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें एंजाइम और जल बहुत ही जरूरी चीजें, ये याद करने वाली बात है कि जटिल पदार्थ इस पदार्थ में तभी टूटेगा जब इनकी उपस्थिति होगी। और जब जटिल पदार्थ को सरल घुलनशील पदार्थों में जब हम बदलते हैं तो बहुत सारे अंग इसमें क्या करते हैं? काम करते हैं, तब हमें ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो जो अंगों जितने भी ये सब अंग हैं इन्हीं सभी को मिला के क्या बनता है? एक तंत्र बन जाता है, जिसे हम कहते हैं पाचन तंत्र, ठीक है ना। तो आज हम पाचन तंत्र को ही डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। जैसे कि हमें मालूम है, सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमने भोजन प्राप्त किया, भोजन ग्रहण किया, तो हमें भोजन से क्या क्या प्राप्त होता है? भोजन से सबसे पहले तो हमें क्या प्राप्त होगा? कार्बोहाइड्रेट। आप लोग कमेंट के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं, मैं इधर पढ़ा रही हूँ कि हाँ हमें क्या क्या प्राप्त होगा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, वसा हो गया। इसके साथ ही हमारे शरीर को पानी की जरूरत होती है, इसके साथ ही हमारे शरीर को विटामिन की जरूरत होती है, और एक लास्ट और बचता है इसके साथ ही मिनरल, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में ये 6 ऐसे पदार्थ हैं जिनकी हमें जरूरत होती है कि ये क्या क्या है, ठीक है। तो भोजन से हमें क्या क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, प्रोटीन होगा, वसा होगा, पानी, मिनरल, विटामिन, ठीक है ना। लेकिन हमारा शरीर इन सभी चीज़ों को क्या करेगा? ऐसे ही नहीं ले लेता है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिनको डायरेक्ट शरीर एब्जॉर्ब करता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमारे शरीर को पचाने की ज़रूरत होती है। तो कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन और वसा, ये बहुत ही जटिल पदार्थ हैं। इनको पचाने की हमारे शरीर को जरूरत। कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में बदलेगा? ग्लूकोज में बदलेगा। किस में बदलेगा? क्योंकि हमारा शरीर इसको नहीं जानता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज को लेता है। शरीर को चाहिए हमें ग्लूकोज, एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। प्रोटीन से हमें क्या मिलेगा? अमीनो एसिड, ठीक है ना। और वसा यानी कि फैटी एसिड, और ये 3 ऐसे पदार्थ हैं, इन्हें पचाने की जरूरत नहीं होती है। इनको हमारा शरीर ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेता है। पचाने के लिए हमें इन लोगों के लिए क्या करना पड़ता है? जरूरत होती है शरीर को इनको पचाने के लिए। ये 3 है तो इन्हें पचाने की हमें जरूरत होती है। जैसे मान लो कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, अगर हम रोटी की जगह डायरेक्ट कहूँ कि आप गेहूँ खा लो, तो क्या आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। अगर मैं कहूँ कि चावल की जगह आप डायरेक्ट धान खा लीजिए, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, या फिर हम इसको पचा नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा शरीर भी चावल, गेहूं या रोटी, दाल, चावल इसको नहीं समझता है। हमारे शरीर को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, फैटी एसिड चाहिए। इन चीज़ों को हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो समझती हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना? भोजन को हमको सरल, जटिल पदार्थ ये सभी हैं, इनको क्या करना? सरल पदार्थों में तोड़ना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, तो वो सारे ऑर्गन्स को हम पढ़ेंगे कि कैसे भोजन को हम कैसे सरल, कठिन से सरल घुलनशील में तोड़ते हैं। और इनको तोड़ने के लिए हमारे शरीर को 5 तरीके से भोजन की जो प्रक्रिया होती है वो 5 चरणों में पूरी होती है। कितने चरणों में होती है? 5 चरणों में जब भोजन गुजर जाता है तो हम लास्ट में कह सकते हैं कि अब भोजन का पूर्णतः पाचन हो गया। तो वो कौन कौन से 5 हैं उनको आप नोट कर लीजिए। पहला भोजन का क्या होगा? भोजन का सबसे पहले हम भोजन को क्या करेंगे? अंतःकरण करेंगे। क्या करेंगे? अंतःकरण। सबसे पहले भोजन का अंतःकरण होगा। उसके बाद भोजन का, आप लोग नोट कर लेना, भोजन का उसके बाद पाचन होगा। क्या होगा? पाचन। अंतःकरण जैसे कि हमने भोजन को मुंह में लिया तो अंदर कर लिया, अब ये अंतःकरण। उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वहां से हमारा पाचन होगा। उसके बाद क्या होगा? नंबर 3 पे लिख लीजिए, भोजन का अवशोषण होगा। अवशोषण, ठीक है ना। 4 नंबर पे आते हैं। इसके बाद अंतःकरण, पाचन, अवशोषण। उसके बाद भोजन का होगा स्वांगीकरण। क्या होगा? स्वांगीकरण होगा। और लास्ट में भोजन का क्या होगा? निष्कासन होगा। जो भी मटेरियल, वेस्ट मटेरियल है, उसका क्या होगा? निष्कासन होगा, ठीक है ना। तो ये 5 तरीके से जब भोजन ये गुजर जाएगा, पहले अंतःकरण होगा, पाचन होगा, अवशोषण और स्वांगीकरण, निष्कासन, लास्ट में जाके हम कहेंगे कि अब हमारे भोजन का पूर्णतः पाचन हो गया। तो ये कैसे कैसे होगा, किन किन ऑर्गन से होगा, वो आपको हम पाचन सिस्टम जो है, डाइजेशन सिस्टम है, उसको आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पाचन होता है और कैसे कैसे होता है। आइए सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आप देखिए ये पाचन कैसे है। ये आपकी बुक है, उसमें आपको दिखाया गया है कि ये पाचन है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सब होता क्या है। ये हमारा मानव का पाचन तंत्र है। सबसे पहले स्टार्ट होगा आपकी मुख गुहा, ठीक है ना। ये मुख गुहा है, यहाँ से मुंह से भोजन का क्या होगा? अंतःकरण किया जाएगा। मुख गुहा, इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी, ठीक है ना। उसके बाद भोजन हमारा इस नलिका से होते हुए ग्रसिका से इधर पहुंचेगा। यहाँ पे इसको, ये लंबी सी है, इसको बोलते हैं आइसोफेगस, ग्रास नली होती है, ठीक है ना। उसके बाद भोजन यहाँ आएगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा स्टोमच है, इसको हम आमाशय बोलते हैं, ठीक है ना। ये आमाशय है। उसके बाद भोजन क्या होगा? ये जो यू आकार का इस तरीके का है, यहाँ पे ये, यहाँ से हमारी छोटी आंत और ये
आमाशय जुड़ा होता है यू आकार का, तो छोटी आंत को हम कहते हैं डियोडेनम। क्या बोलते हैं? डियोडेनम। उसके बाद डियोडेनम के बाद आता है जेजुनम और इलियम। ये छोटी आंत के 3 पार्ट हैं। ये आपको इस तरीके से जो बहुत सारी रचना दिखाई दे रही है हमारी छोटी आंत है, और इसके बाद ये जो रचना दिखाई दे रही है ये क्या है? ये बड़ी आंत है, ठीक है ना। उसके बाद भोजन बड़ी आंत में आएगा। बड़ी आंत को भी 3 तरीके से बोलते हैं, सीकम, कोलन और, ठीक है ना। और साथ ही हमारा यहाँ पे देखिए ये लीवर है, यकृत, ठीक है ना। ये लीवर है, इसको हम यकृत बोलते हैं। यहाँ भी भोजन, लेकिन ये यकृत है, ये हमारे जो अंग हैं शरीर के वो भी 2 तरीके से हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि 2 तरीके के किस तरीके से हैं। कुछ अंग ऐसे हैं जो सहायक अंग हैं भोजन को पाचन करने में, और कुछ पूरी तरह से इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लास्ट में आके गुदाद्वार यानी कि एनस है, उसके बाद जो भोजन का निष्कासन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चित्र आप लोग बुक होगी, आप लोग उसको देखिएगा और इसको समझिएगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब हम आप लोगों को एक एक करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे और या प्रत्येक अंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चित्र में आपने देख लिया है कि किस तरीके से हमने चित्र जो ह्यूमन का डाइजेशन सिस्टम है उसको आपने देखा है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से पार्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो डाइजेशन सिस्टम में प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डाइजेशन सिस्टम में अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन से काम करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए हमारी आहार नाल, ठीक है ना। आहार नाल मुख गुहा से लेके लास्ट गुदा द्वार तक की होती है आहार नाल, ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं अंग, उनको हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो आहार नाल के अंतर्गत सबसे पहले जो आएगी वो मुख गुहा होगी, जहाँ से हम भोजन का टुकड़ा रखते हैं, ठीक है ना। मुख गुहा, सबसे पहले भोजन यहाँ पहुँचेगा। और मुख गुहा के अंतर्गत आपने मुंह में देखा होगा कि मुंह में दांत भी हैं, जीभ भी है, होता है कि नहीं। तो मुख गुहा में ये जो अंग होते हैं, दांत और जीभा, ठीक है ना, ये हमारे सहायक अंग हैं दोनों के दोनों, ठीक है ना। ये तो मुख हुआ मेन अंग हो गया, ऑर्गन से, ये सहायक अंग है, या इनको हम यांत्रिक पाचन में ये भागीदारी होती है। किसमें होती है? यांत्रिक पाचन में, ठीक है ना, ये दोनों। उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे ग्रास नली। ग्रास नली जो मुंह यहाँ से लेके यहाँ गर्दन तक की जो पतली सी लंबी नली होती है उसको ग्रास नली या फिर एसोफेगस। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है आमाशय। आमाशय, भोजन यहाँ पहुँचेगा, आमाशय में भोजन का पाचन होगा। उसके बाद भोजन जाएगा छोटी आंत। कहाँ पहुँचेगा? छोटी आंत में पहुँचेगा। और लास्ट में भोजन सबसे बाद में पहुँचता है भोजन बड़ी आंत। बड़ी आंत, तो मुख गुहा सबसे पहले भोजन आहार नाल से मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो हमको इतने तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करने ही है कि भोजन यहाँ कितनी देर रहता है और क्या क्या पाचन करता है, यहाँ कितनी देर, यहाँ और लास्ट में यहाँ, उसके बाद संपूर्ण पाचन होता है। और सहायक जो अंग होते हैं, ये दांत हो गई, जीवा हो गई, इसके साथ एक सहायक अंग और भी है, ठीक है ना, यकृत, ठीक है ना। यकृत भी हमारे शरीर में पाचन में पूरी तरह से नहीं लेकिन आंशिक रूप से ये सहायक अंग है, सहायता करता है भोजन को पचाने में। लीवर, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको हम ये भी बोलते हैं शरीर की कैसी है, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये लीवर, ठीक है ना। और इसी के साथ जो ये आमाशय है वो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस तरीके से पाचन सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और साथ ही साथ हम दांतों को भी पढ़ेंगे और
यकृत के बारे में पढ़ेंगे। जब हम इतना सब कुछ पढ़ लेंगे तो यकीन है कि आप डाइजेशन सिस्टम को एक भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, पूरा पूरा आपको तैयार होगा। और आप लोग भी इसको पूरा का पूरा तैयार करते चलिए। और ग्रुप में देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। रेस्पॉन्स जरूर दीजिए जिससे मुझे पता चले कि आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हो, कितने स्टूडेंट्स से जुड़े हैं। कम से कम यस करके मुझे बताएं कि हाँ आप लोग इतने पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे इसको, मुख गुहा को। किसको पढ़ेंगे? मुख गुहा को, ठीक है ना, मुख गुहा। आइए सबसे पहले हम इसको करते हैं कि ये क्या चीज़ है। मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी क्या है। बक्कल कैविटी जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मुंह है, ठीक है ना, इस तरीके से ये मुंह है। तो यहाँ से कोई रोटी का टुकड़ा हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है ना, ये मुख गुहा है। तो क्या हुआ, जैसे ही रोटी यहाँ पे पहुंची तो क्या होगा, मुंह में तुरंत लार का सिक्रीशन होगा, लार एकदम से आएगी। लार, और वो भी लार क्या होगा, हमने आपको पहले ही बताया था कि भोजन जो सरल जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सरल भोज्य पदार्थों में रूपांतरण करने के लिए दो मैंने बताए थे बहुत ज़रूरी है, एक एंजाइम और दूसरा जल। अगर एंजाइम और जल नहीं होगा तो क्या होगा, भोजन का पाचन शुरू नहीं होगा। तो जैसे आप लोग देखते हैं पानी सब मुंह में आ जाता है तो वो लार होती है सलाइवा, जिससे क्या होती है, रोटी हमारी कैसी हो जाती है, हमने मुंह में टुकड़ा रखा तो वो गीली हो जाती है। उसमें दो तरीके से तो लार का श्रावण होगा, तो एक तो एंजाइम होगा, उसमें एंजाइम होगा, और दूसरा उसमें क्या होगा, जल होगा, ठीक है ना। तो मुख गुहा में जो एंजाइम होता है सिर्फ 1% और जो जल होता है वो 99% मुख गुहा में होता है। जैसे ही भोजन हमने रोटी का टुकड़ा लिया वैसे ही इन सलाइवा का सिक्रीशन हुआ, एंजाइम का 1% जल। उसके बाद सहायक जो अंग थे ये दांत और जीभा, ये लोग क्या करेंगे, अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो जो एंजाइम होगा उसका क्या नाम होगा, एंजाइम भी कई तरीके के होते हैं। एक टाइलिन नाम का एंजाइम होगा, क्या होगा, टाइलिन। ये आप लर्न करते चलिए और कहीं लिखते चलिए। ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि कौन सा एंजाइम है जो लार से स्रावित होता है, तो आप बता सकते हैं कौन सा है, टाइलिन एंजाइम है। ये क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, हमने बताया था कि भोजन से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को भोजन हमारा शरीर, हमारी कोशिकाएं समझती नहीं है। जैसे हम सीधा गेहूं खा लें तो आप नहीं समझते हैं, गेहूं को पीसते हैं, आटा बनाते फिर खाते, ऐसे ही हमारी कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट को नहीं समझती हैं कि ये क्या है, उसको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो ये टाइलिन क्या करेगा, टाइलिन एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करेगा। किसके पाचन में, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ये क्या करेगा, सहायता करेगा ये टाइलिन एंजाइम। और किस रूप में, मान लीजिए जैसे स्टार्च, हमने चावल खा लिया, स्टार्च, ठीक है ना, और ये इसको किस में बदल देगा, ग्लूकोज में, माल्टोज में, शर्करा में, ठीक है ना। तो ये किस में बदलेगा, माल्टोज में। माल्टोज, माल्टोज एक तरह की क्या होती है, शर्करा होती है। क्या होती है, शर्करा होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे भले ही रोटी हमने सूखी रोटी खाई, मुंह में जाके एकदम से कैसी हो जाती है, लार का श्रावण होगा, टाइलिन एंजाइम आएगा और दांतों की सहायता से इसको क्या किया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा और ये माल्टोज बनाएगा जो एक तरह की शर्करा है। रोटी अगर ज़्यादा देर तक चबाते रहो तो हमें मीठी लगने लगती, क्यों, बगैर चीनी लिए, क्यों, क्योंकि ये एंजाइम है वो क्या कर देता है, शर्करा में बदल देता है। इसीलिए हमें क्या होती है, रोटी कैसी लगने लगती है, मीठी लगने लगती है, ठीक है। तो ये एंजाइम इस तरीके से कार्य करता है। और एक दूसरा एंजाइम और वहीं पे उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं हम लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है ना। ये एंजाइम क्या करता है, इसने तो रोटी को मीठा बना दिया, ठीक है ना। ये एंजाइम करता है, जैसे मैंने रोटी का ये टुकड़ा था उसको मुंह में रखा, मान लीजिए कि हो सकता है कि उसमें कुछ जीवाणु विषाणु रोटी के साथ पहुंच गए हों, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, ये एंजाइम जो भी रोगाणु हैं उनको क्या करेगा, ये
रोगाणुओं को मुंह में यहीं पे क्या कर देता है, खत्म कर देता है। रोगाणुओं को ये क्या करता है, खत्म कर देता है, ठीक है ना, जिससे हमारे शरीर में अंदर हमें बीमारी न पहुंचे। इसलिए इस एंजाइम का काम होता है, लाइसोजाइम का, कि ये रोगाणुओं को क्या करेगा, यहीं पे खत्म कर देगा। तो ये हमारी क्या है, मुख गुहा है, ठीक है ना। तो कोशिश कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ गया कि मुख गुहा क्या होती है, ठीक है ना। मुख गुहा में लार होगी, एंजाइम सीक्रेट होगा, जल होगा, टाइलिन एंजाइम होगा, लाइसोजाइम, 2 एंजाइम होंगे। और इसमें किसका पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का। इसमें प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। मुख गुहा में प्रोटीन का पाचन या वसा का नहीं होगा। किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का। कभी कभी पूछ देते हैं ऑप्शन में कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का, वसा का, पानी का और कार्बोहाइड्रेट का। तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गई मुख गुहा। अब हम इससे आगे, मुख गुहा में ही हमारे क्या होते हैं, दांत होते हैं। तो हम दांत पढ़ेंगे, ये कॉमन चैप्टर है दांत भी। ये चारों ही क्लास के लिए है, 9, 10, फर्स्ट ईयर, इंटर, चारों के लिए ही दांत है। तो हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि यहीं पे हमारे क्या हैं, दांत बने हुए हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ दांतों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब हम आते हैं दांत पे। दांत क्या है, मुंह में सभी लोगों के दांत हैं, सभी लोगों ने देखा है। तो आज हम टीथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। दांत, दांत होता क्या है, ठीक है ना। इन दांतों को अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, दांत, ठीक है। तो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 5, 6, 7, 8 में भी हमने दांतों को पढ़ा है कि दांत क्या होते हैं। छोटे बच्चे भी दांत को पढ़ सकते हैं, 6, 7, 8 के भी, कि दांत चीज क्या है। तो दांत देखो कितने तरीके के होते हैं। दांत होते हैं 4 तरीके के। कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के। इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिनको हिंदी में बोलते हैं कृंतक, रदनक, लिख लो, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, और चवर्णक, ठीक है ना। ये दांत होते हैं। कितने तरीके के दांत हो गए, 4 तरीके। ये इंसाइजर्स होते हैं, कृंतक होते हैं, अग्रचवर्णक होते हैं और चवर्णक होते हैं, मतलब मोलर, प्रीमोलर और मोलर। तो हम दांतों को पढ़ेंगे। सभी लोगों को पता है कि बच्चों दांत क्या होते हैं, कुछ दांत स्थायी होते हैं और कुछ दांत अस्थायी होते हैं। तो सबसे पहले दांतों के बारे में जानेंगे कि कौन से दांत इंसाइजर्स हैं, कौन से कैनाइन है, कौन से प्रीमोलर हैं और कौन से मोलर हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारे दांत हैं, ठीक है ना। ये हमारा मुंह है, इस तरीके से आप समझिए। सभी को पता है, कहते हैं कि मुंह में 32 दांत होते हैं। कभी किसी ने गिने हैं कितने दांत हैं, किसी के में 32 होते हैं, किसी के में नहीं। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो 28 दांत पाए जाते हैं। किसी के में बुद्धि के 1 दांत होता है, किसी में 2, किसी में 4 दांत भी होते हैं। वैसे 4 दांत बताए गए कि विजडम टीथ जो होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे, जो इंसाइजर्स होते हैं, ये कृंतक दांत, ये क्या करते हैं, ये हमारे बिल्कुल सबसे सामने वाले दांत होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 32 दांतों की बात करें, ये मीडियम है तो 8 इधर होंगे और 8 इधर होंगे। ये पूरे कितने होंगे, 16। ऐसे ही नीचे 8 होंगे, यहाँ भी 8 होंगे और पूरे ये कितने होंगे, 16। 16 + 16 कितने हो जाएंगे, 32, ठीक है ना। तो हम इसको पढ़ेंगे, यानी 32 दांत कैसे होते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दांत, मान लीजिए ये दांत हैं हमारे, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जो सबसे आगे के सामने वाले दांत होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम कैनाइन बोलते हैं, इंसाइजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये 2 दांत होते हैं। कितने होते हैं, इंसाइजर्स, मान लीजिए ये 2 दांत होते हैं। कितने होते हैं, ये 2 दांत होते हैं। कृंतक इंसाइजर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसाइजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होते हैं रदनक, यानी कि कैनाइन। कैनाइन कितने होते हैं, 1। कितना होता है, 1 दांत सी का होता है। ये कैनाइन, और कैनाइन से आप समझिएगा ये सी है, ठीक है ना। ये इंसाइजर्स कृंतक हो गए, ये सी, ये हो गए, आई हो गए 2, सी हो गया 1, ठीक है ना।
हमें 8 दांतों की गिनती करनी है। उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर यानी कि अग्रचवर्णक, ये कितने होते हैं, ये दोनों, इनको PM लिख देते हैं, प्रीमोलर, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद जो होते हैं मोलर मतलब चवर्णक, ये कितने होते हैं, 1 2 और 3, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मोलर होते हैं, ठीक है ना, 3, ये 2 हो गए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये दांत कितने हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक, 2 और 1 3, 2 5 3 8, यही 8 का फॉर्मूला, यही इतने इधर होते हैं, इतने ही यहाँ पे और इतने ही यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे कितने हो गए जी, 32 दांत हो गए, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बच्चों में और वयस्कों में अंतर होता है, बच्चों में दांत कुछ कम होते हैं, वयस्कों में कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो हम उसको भी बताएंगे कि बच्चों में कितने होते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला है वयस्कों के लिए, तो देखिए ये फॉर्मूला आपने ये दांत देख लिए हैं कि 32 दांत किस तरीके से होते हैं। तो बच्चों में और वयस्कों में अंतर होता है, तो फॉर्मूला है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि वयस्कों में कितने दांत होते हैं और बच्चों में कितने दांत होते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे ये 32 दांत जो हमें बताए गए हैं, ठीक है ना, इसमें 20 दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, स्थायी दांत होते हैं। सॉरी 20 नहीं, 20 दांत होते हैं, ये अस्थाई होते हैं, ठीक है ना। और बाकी के जो 12 दांत होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। कैसे होते हैं, अस्थाई। ये दांत 12 जो होते हैं इनको हम दूध के दांत या मिल्क टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये दांत टूटते हैं और उसके बाद फिर से जमते हैं। इन दांतों को क्या बोलता है, मिल्क टीथ भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये ठीक है ना। तो जो 32 दांत होते हैं इनमें 20 + 12 का होता है। इसमें जो 20 दांत होते हैं वो अस्थाई होते हैं, जिनको मिल्क टीथ भी बोला जाता है, और 12 दांत होते हैं वो स्थाई होते हैं, ठीक है। ये दांत सिर्फ एक ही बार जमते हैं, और ये दांत होते हैं वो मिल्क टीथ एक बार जम के फिर उखड़ते हैं और फिर दूसरे दांत आ जाते हैं। तो हम लोग बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि बच्चे हैं और ये क्यों पेस्ट करेंगे, ऐसा बोला जाता है कि इनके दांत तो उखड़ जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे दूसरे जम जाएंगे तो पेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि ये दांत तो रहने ही वाले हैं, इसलिए हमें छोटे बच्चों से ही ब्रश करने की आदत भी डलवानी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम वयस्क में देखते हैं कि दांत कैसे होते हैं। तो देखो ये जो बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें वयस्क में जो इंसाइजर्स यानी कृंतक दांत होते हैं वो 2 होते हैं। कितने, आई जो होती है वो 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है ना। उसके बाद कैनाइन मतलब सी होते हैं, ये 1 होती है, 1 ऊपर और 1 नीचे। उसके बाद प्रीमोलर होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है ना, PM जिसे हम बोलते हैं 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है ना। इसके बाद जो मोलर होते हैं वो 3 होते हैं, 3 ऊपर होते हैं और 3 नीचे। तो अगर हम काउंटिंग करें 2 और 1 3, 2 5 3 8 दांत ऊपर और 8 दांत नीचे, ठीक है ना। यानी कि टोटल कितने हो गए, 16 दांत, ठीक है ना, ठीक है। 8 ऊपर 8 नीचे, और ये आधे पोर्शन में और इसी का डबल कर दो, ठीक है ना। तो 8 × 2 करेंगे इसको हम, यहाँ पे देख लेते हैं, 8 × 2 और 8 × 2, तो क्या हुए 16 और 16 बराबर ये 32 दांत होंगे, ठीक है ना। ये तो वयस्कों में होता है 32 दांत का, ठीक है ना। अब हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में देखें, क्योंकि दांत टूटते उखड़ते हैं वो 5 वर्ष तक लगभग में, तो 5 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों में देखें, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इंसाइजर्स दांत होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों में, बच्चों में जो आई होता है वो 2 ऊपर और 2 नीचे। कैनाइन जो होता है वो बच्चों में 1 ऊपर 1 नीचे, जैसा कि वयस्कों में होता है। उसका जो प्रीमोलर जो बच्चों में होता है ये बच्चों में नहीं होता है, ठीक है ना, ये अब्सेंट होता है, ये होता ही नहीं है बच्चों में। और जो मोलर होते हैं वो 3 ऊपर और 3, ठीक है ना। तो बच्चों में ये जो प्रीमोलर होता है
वो अब्सेंट होते हैं, ये होते ही नहीं है। और मोलर भी होते हैं तो वो जैसे वयस्कों में 3 थे तो बच्चों में 2 ही दांत होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम काउंट करें 2 3 2 5, 5 दांत ऊपर और 5 नीचे, ये आधे का था, ठीक है ना। तो 10 और 10 20 दांत, ठीक है ना। बच्चों में कितने हैं? 20 दांत पाए जाते हैं। और एक बात और है जिसे हम अकल की दाढ़ बोलते हैं, जो लास्ट के, जो सबसे लास्ट के दांत होते, ठीक है ना। तो ये बच्चों में 20 दांत। तो आप लोग ये फॉर्मूला, इसको आप याद कर लें, ये फॉर्मूला है। और इसी के साथ विजडम टीथ या फिर बुद्धि का जैसे दांत बोलते हैं, वो इसमें आप देखिएगा। ये जो दांत हमारे हैं, जो लास्ट की एक एक दांत, एक दांत ऊपर एक नीचे, एक इधर ऊपर एक नीचे, तो ये टोटल मिला के हो जाएंगे 4 दांत, ठीक है ना। इनको हम विजडम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ, ठीक है ना। या फिर इनको बुद्धि के दांत भी बोला जाता, ठीक है ना, बुद्धि के दांत, ठीक है। लेकिन आज वर्तमान समय में ये एक तरीके से अवशेषी अंग हो गए हैं, ठीक है ना। अवशेषी अंग है, जरूरी नहीं कि 4 किसी के विजडम टीथ हो, किसी का 1 किसी का 2। तो ये आज के जमाने में कैसे अवशेषी अंग हो गए हैं, ठीक है ना। ठीक है। और ये दांत अक्सर नहीं पाए जाते हैं, विजडम टीथ होते हैं वो अक्सर नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे दांत जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। तो आप सब लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लें और कमेंट के साथ हमें बताएं आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया वो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। धन्यवाद।